सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM करंट अफेयर सुपर सीरीज में। सो आज 12 फरवरी है। डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं। मेरे द्वारा जो कोर्स अभी चल रहा है वो करंट अफेयर्स का है। मार्च में कोर्स दोबारा शुरू होगा करंट अफेयर्स का। ये हर महीने लॉन्च होता है। पूरे 1.5 साल से कंटिन्यूसली आपका ये कोर्स चल रहा है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स आएगा, इसके अलावा आईआर और साइंस टेक का कोर्स आएगा प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। दूसरे भी सब्जेक्ट्स के टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेस हैं, बैच कोर्सेस हैं आपके, आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। बैच कोर्सेस आपके शुरुआत हो रही है 12 फैब से, तो आप उन बैच कोर्सेस का भी हिस्सा बन सकते हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट आप ज़रूर से इसका हिस्सा बने। 12 फरवरी को है ये। अगर आप टॉप 3 रैंक लेकर आते हो इसमें आपको सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। अगर कोड पूछे यू हैव टू यूज़ द कोड SPLIVE। ये फ्री है। एक तरीके से आप अपने आप को देख सकते हैं प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अनअकैडमी का आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको बेनिफिट ये है कि मेंटर असाइन। अब देखो यहाँ पे इंडिविजुअल कोर्सेस हो गए, प्लस कोर्सेस हो गए, मतलब आइकॉनिक्स कोर्सेस हो गए, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं आपके पास। बट आपको करना क्या है, इनको सेपरेटली नहीं लेना है। जैसे अगर आप आइकॉनिक्स सेलेक्ट करते हो तो इसमें सारे क्लासेस आप कर सकते हो। ऑप्शनल भी साथ में अगर आप जोड़ लेते हो तो ऑप्शनल, जनरल स्टडीज़ के सारे कोर्सेस, मेरे कोर्सेस, जितने भी कोर्सेस आपके आएंगे साल 2 साल, सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हो। तो मार्च 1 से पहले ज्वाइन करो, क्योंकि जो ये डिस्काउंट है दैट विल रिड्यूस, है ना। तो अभी आपको 10% डिस्काउंट अवेलेबल है इफ़ यू आर यूजिंग द कोड SPLIVE। इट विल बी ओनली 5% फ्रॉम मार्च 1। सो शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है, इंडिया बिकेम द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड टू रीच 70 लाख वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19। तो ये PIB में भी न्यूज़ पब्लिश हुई है। तो इंडिया ने जो कर दिखाया है वो दूसरे जो देश हैं, चाहे वो USA से अगर आप कंपेयर करें, उससे भी तेज़ ये चीज़ ऑब्ज़र्व की गई है। सो यहाँ पे इंडिया ने अकम्प्लिश जो ये किया है ये मात्र 26 दिन के अंदर किया है। और जो मेजर कंट्रीज़ हैं जैसे USA 27 डेज़ और या किसी ने 45 डेज़ लिए हैं, हमने लगभग अभी फ़िलहाल फरवरी तक जो 70 लाख वैक्सीनेशन है वो हमने फास्टेस्ट किया है। सो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये दिखा रहा है कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स एन इफेक्टिव वैक्सीनेशन पॉलिसी। एक इफेक्टिव वैक्सीनेशन पॉलिसी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया अकम्प्लिश दिस फीट इन ओनली 26 डेज। तो यहाँ पे आपको ओनली देखते ही मन में आ जाएगा क्या गलत है क्या। तो इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। 26 दिन के अंदर हमने किया। बिहार ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। 79% ऑफ द रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीनेटेड, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। आप इमेजिन करो कि जो आप कह सकते हो कि अगर 100 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उसमें से 79 हेल्थ केयर वर्कर्स ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं। तो यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती, जैसे वैक्सीन हेजिटेंसी। अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन इतना स्प्रेड हो रहा है कि लोग वैक्सीन लेने से भी थोड़ा सा एक माइंडसेट में एक कन्फ्यूज़न है। सो उसको भी डील करना है। मिस इन्फॉर्मेशन, इन्फोडेमिक, सबको डील करना और फिर प्रोसीड करना है। सो एक अफेक्टिव अवेयरनेस जनरेशन करने की ज़रूरत है। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नेटवर्क डेवलप करने की ज़रूरत है। सो इस चीज़ को और फर्दर प्रोसीड किया जाएगा और जो दूसरे लोग हैं उनको भी ये वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। तो एक अफेक्टिव तरीका आपका बन जाता है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर जो होगा दैट इज़ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर इम्पैक्ट ऑफ आर्टिक स्नो मेल्टिंग। तो ये क्वेश्चन आपका physics.org से लिया गया है और उस पर अभी लेटेस्ट रिसर्च पब्लिश हुई है, उसी पर बेस्ड है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर इम्पैक्ट ऑफ आर्टिक स्नो मेल्टिंग, ठीक है। आर्टिक जो स्नो मेल्टिंग है, आर्टिक स्नो मेल्टिंग, उसका क्या इम्पैक्ट है। देखो आर्टिक रीजन में भी, जिसे हम नॉर्थ पोल भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर, मतलब जैसे आपको ग्लोबल वार्मिंग जो कंटिन्यूसली हो रही है उस वजह से बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग स्नो की मेल्टिंग देखने को मिलती है, ठीक है। स्नो मेल्टिंग, यहाँ पे एक इवेंट भी है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, उसको कहा जाता है आर्टिक ब्लू ओशियन इवेंट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि किसी स्टैटिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ लिया या एनवायरनमेंट, जो भी आप है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन लेटेस्ट रिसर्च पर बेस्ड है। अभी इसी रिसर्च पर बेस्ड क्वेश्चन आपका फ्रेम किया गया है, जो कि physics.org में भी पब्लिश आपकी हुई है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आर्टिक स्नो मेल्टिंग की वजह की बात की जाए तो आर्टिक ब्लू ओशन इवेंट है, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं ABOE, मतलब पूरा का पूरा जो आर्टिक रीजन है जहाँ पे स्नो प्रेजेंट है, वो स्नो अब
पूरे तरीके से वी कैन से अब वो पिघल जाएगी, ब्लू ओशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप इमेजिन करो जहाँ पे पहले स्नो था वहाँ वाटर होगा, तो जो ये स्नो होता है ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसको हम एल्बिडो कहते हैं। तो अगर आपका मेल्टिंग होगी तो एल्बिडो रिड्यूस होगा ना कि इंक्रीज होगा, मतलब डिक्रीज होगा ना कि इंक्रीज होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ग्रीन हाउस गैस का एमिशन आपका इंक्रीज होगा क्योंकि कई गैसेस जैसे CO2 ट्रैप्ड है, CO2 ट्रैप्ड है मतलब परमाफ्रॉस्ट के नीचे भी। परमाफ्रॉस्ट मतलब जैसे लैंड एरिया है, लैंड एरिया के ऊपर बर्फ़ की लेयर बनी हुई है और ये लगभग 2 साल मतलब ऑन एन एवरेज टाइम पीरियड होना चाहिए। उसके बियॉन्ड अगर बर्फ़ की लेयर ज़मीन पर बनी हुई है काफ़ी एक एरिया तक, तो वहाँ हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। जैसे साइबेरिया जैसे इलाकों में ऐसा है। तो ये परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है और इससे क्या है, CO2 जो बाइंड है वो ऊपर की तरफ निकल रही है, बाहर निकलेगी, तो ये ग्रीन हाउस गैस है। तो ये कहा जाता है कि जितना ह्यूमन एमिशन की वजह से जितनी गैस बाहर निकल रही है वो है ना, जितना ह्यूमन एमिशन की मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, आप ऐसा कहो कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जितना भी आपका एमिशन हो रहा है उससे भी कहीं अधिक एमिशन होगा, मोर देन दैट एमिशन, उससे भी कहीं अधिक आपका जो एमिशन है वो एमिशन आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ सच टाइप ऑफ इवेंट। जैसे कि आर्टिक स्नो मेल्टिंग का आप केस ले लो, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट में से ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर आपका होगा दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट है एरोसोल्स आर टाइनी पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर, दे कम इन वाइड रेंज ऑफ साइज एंड कॉम्पोजिशंस, दे ऑकर नेचुरली फ्रॉम। तो अब देखो यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि वी कैन से कि क्योंकि ये भी लेटेस्ट अभी रिसर्च है, उसी आर्टिकल से क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया गया है। एरोसोल्स तो वैसे इन जनरल भी हम पढ़ते हैं, बट ये क्वेश्चन उसी से फ्रेम किया गया है। एक आर्टिकल था, पब्लिश हुआ था एक जर्नल पर, तो उसी से क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया गया है और ये लाइनें वहीं से ली भी गई हैं। एरोसोल्स छोटे पार्टिकल्स होते हैं। समुद्र की बात अगर आप की जाए तो जो सी स्प्रे है उससे भी ये पार्टिकल नेचुरली जनरेट आपके होते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैराइन जो माइक्रोबियल एमिशन वो भी एक फैक्टर है जिस वजह से ये नेचुरली जनरेट आपके होते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। समुद्र में भी ऐसे कई सारे फेनोमेना हैं जिस बेसिस पर ये पार्टिकल्स समुद्र से होते हुए, क्योंकि ये पार्टिकल्स आपके समुद्र में जो जनरेट होंगे क्योंकि वहाँ भी लिविंग सिस्टम है, और ये फिर ऊपर की तरफ आगे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं। और फॉरेस्ट फायर में भी जो आग लगती है उससे भी ये एरोसोल्स के पार्टिकल आपके जनरेट होते हैं। तो नेचुरली ये फॉरेस्ट फायर या मैराइन जो माइक्रोबियल एमिशंस हैं या सी स्प्रे है, यहाँ से आपके ये नेचुरली यहाँ से ऑकर करते हैं, ठीक है, समुद्र से या माइक्रोबियल एमिशन या फॉरेस्ट फायर। तो ये आंसर जो होगा दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट SDG इंडेक्स। ये नीति आयोग की वेबसाइट से क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया गया है। SDG इंडिया इंडेक्स इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड होलिस्टिक व्यूज ऑन द सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल स्टेटस ऑफ द कंट्री एंड इट्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे ये किसके द्वारा ये इंडेक्स प्रिपेयर की जाती है, वो है नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा ये प्रिपेयर की जाती है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है कि ये ओवरऑल होलिस्टिक व्यू है ना, इट प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक व्यू, सामाजिक, आर्थिक और एनवायरमेंटल स्टेटस ऑफ द कंट्री, है ना, जो एनवायरमेंटल स्टेट एंड इट्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब पूरे जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है उसमें सामाजिक, आर्थिक और एनवायरमेंटल पर्यावरण के स्टेटस को देखना, किस तरीके से क्या क्या प्रयास एक्चुअली किए गए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हमें बाय 2030 तक अचीव करने हैं उनके डायरेक्शन में क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इस बेसिस पे देखा जाता है। डिज़ाइन टू प्रोवाइड एन एग्रीगेट असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ 15 इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे ये गलत है, 15 नहीं, ऑल इंडियन स्टेट। अब देखो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको सीखनी होती है, वर्ड्स के साथ जो खेला जाता है उस खेल को समझना है आपको, ठीक है। वो खेल आप समझ लो और खुद खेलो उससे, मतलब खेलना नहीं है ज़्यादा, वहाँ पे मार्क करना है। तो ये मतलब इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, जैसे ओनली, ऑलवेज, इन चीज़ों को देखो। कोई फैक्ट लिखा है, कोई आपको बता रहा है देखो ये कमिटी है, ये मिनिस्ट्री है, ये इस नंबर की सबमिट है, या साइंस वाले जो होते हैं उसमें ज़्यादातर ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है। तो इस सब को थोड़ा सा याद रखना। इससे मान लो जब आप गेस वर्क कर रहे हो, वहाँ पे कुछ याद नहीं आ रहा, आपको चांस लेना, तो इस तरीके से ये वर्क कर जाता है,
ठीक है, ये मतलब ये बट इस चीज़ को डेवलप करने के लिए आपको यूपीएससी के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, आंसर आपका होगा 1 ओनली। Rising global temperature are causing frozen Arctic soil permafrost in the northern hemisphere to thaw and release कौन सी गैस है दैट हैज़ बीन स्टोर्ड विद इन इट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो अब यहाँ पे मेंशन्ड है, यहाँ ध्यान से देखना है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है, आर्टिक रीजन आपका पूरे तरीके से उसकी मेल्टिंग जो स्नो है वो मेल्ट कर रहा है। उसी का जैसे देखो जो चीज़ें आर्टिक रीजन में हो रही हैं वैसा कुछ जैसे हिमालय रीजन को भी हम थर्ड पोल कहते हैं, थर्ड पोल हम उसको कंसिडर करते हैं, तो हिमालय रीजन में भी वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो थर्ड पोल है वो थर्ड पोल आपको देखने को मिल रहा है हिमालय रीजन, मतलब हिमालय रीजन ही थर्ड पोल है। तो यहाँ पे आर्टिक रीजन में अगर ग्लेशियर की मेल्टिंग हो रही है, ऐसा ही कुछ आपको देखने को हिमालय रीजन में हो रहा है, जैसे अभी चमोली ट्रेजेडी एक एग्जाम्पल है। तो अब ये मतलब जैसे ये जो स्नो है, ये स्नो मेल्ट करेगा, मेल्ट करने के बाद हज़ारों साल से जो गैस इस पर ट्रैप्ड है, देखिए इसमें कहा ही जाता है कि जैसे जैसे हीट रिलीज आपकी होती है, जैसे जैसे चीज़ें मेल्ट हो रही हैं, पहले जो कई बैक्टीरियाज वहाँ पे प्रेजेंट थे और आपके कई जैसे लिविंग ऑर्गेन मतलब मान लो प्लांट प्रेजेंट थे, तो पहले जब थोड़ी हीट थी तो ये बैक्टीरिया इन प्लांट पर इसको डिकम्पोज करते थे और फिर वहाँ से फिर आपका CO2 जैसी गैसेस भी वहाँ पे और दूसरी गैसेस भी बनती थी। ठीक है, अब क्या है कि जब ये हीटिंग दोबारा से होगी तो नए नए तरीके के बैक्टीरिया वायरस इमर्ज होंगे और वो फिर वहाँ डिकम्पोजिशन शुरू करेंगे जो भी मटेरियल वहाँ प्रेजेंट है, और फिर उसकी वजह से भी कई गैसेस इंक्रीज आपकी होंगी। तो नए नए बैक्टीरिया वायरस से विश्व को सामना करना पड़ सकता है अगर इसी तरीके की स्नो की मेल्टिंग होती रही आर्टिक रीजन के अंदर। तो अभी फिलहाल के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आपकी रिलीज हो रही है। कार्बन इज बाइंड बीनीथ परमाफ्रॉस्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ये आप याद कर सकते हो कि आयरन वो है जो कि इसको बाइंड करके रखता है कार्बन को। ठीक है, तो आयरन एक बॉन्ड बना के रखता है जो कि कार्बन को परमाफ्रॉस्ट के नीचे बाइंड करके आपका रखता है। नेक्स्ट है डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड हैज़ ह्यूज इम्पैक्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, आइडेंटिफाई इट्स मेजर इम्पैक्ट। डिसइंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है, एक मैटर ऑफ कंसर्न है, टेंशन है। ठीक है, डिसइंफॉर्मेशन की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो स्प्रेड है डिसइंफॉर्मेशन का, ये कई चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है, जैसे कॉग्निटिव हैकिंग, पोलराइजेशन इन द सोसाइटी। तो कॉग्निटिव मतलब आपकी सोचने की जो क्षमता है, अब आप गलत इन्फॉर्मेशन, मैनिपुलेटेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप सोचना शुरू करोगे, है ना। एक जो आपकी थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शेप किया जाएगा। तो ये कॉग्निटिव हैकिंग एक मेजर इम्पैक्ट आपका हो जाता है। पोलराइजेशन सोसाइटी में बढ़ेगा, एक कम्युनिटी या है ना अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं वो एक डायरेक्शन में सोचना शुरू करेंगी और एक आइडेंटिटी के अराउंड वो अपने आप को जोड़ कर रखेंगी। तो सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ द डिसइंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। डिसइंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है इस सोशल मीडिया एज पर, है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मीडिया लिटरेसी, की मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है अलग अलग, तो उसकी लिटरेसी बढ़ाना ज़रूरी है। लोगों को ये जागरूक होना है कि वो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो रेस्पेक्ट करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड, बट इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करना है। ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि आपके विचार इस डिसइंफॉर्मेशन को, ये डिसइंफॉर्मेशन आपके विचारों को सपोर्ट कर रही, तो आप उसको फैला नहीं सकते, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही आंसर आपके सही हैं, दैट इज़ 1 and 2। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यू कैन यूज़ दिस कोड SPLIVE, और लाइक आप ज़रूर से करें, शेयर भी ज़रूर से करें इस सेशन को, और द कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर से करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।